Hello everyone, welcome to this course on finite element method. So this is the 12th lecture और आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो बेसिकली हमने फर्स्ट मॉड्यूल डिस्कस कर चुके हैं हम, और सेकेंड मॉड्यूल के अंदर भी हमारा ये लास्ट लेक्चर है. सो बने रहिएगा इस लेक्चर सीरीज़ के साथ. हम आगे और भी दूसरे मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे, और अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ आप उन्हें गो थ्रू करिएगा, तभी आपको ये लेक्चर और अच्छी तरीके से समझ आएगा. ओके, सो द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड क्या बोलता है बेसिकली, फॉर अ कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ ऑल द काइनेमेटिकल एडमिसिबल डिफॉर्मेशन दोज करस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम स्टेट एक्सट्रीमाइज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, एक्सट्रीमाइजेस मतलब मिनिमम या मैक्सिमम होगा. ओके, इफ द एक्सट्रीमम इज अ मिनिमम द इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ स्टेबल. ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ बड़े बड़े वर्ड्स हैं जैसे कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर और काइनेमेटिकल एडमिसिबल डिफॉर्मेशन. इनका क्या मतलब होता है? सो बेसिकली कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर वो होता है जो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन फ्रॉम ओरिजिनल स्टेट टू डिफॉर्म स्टेट. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अपन ने कुछ वर्क किया है तो जो टोटल वर्क डन है वो किस पाथ के थ्रू हुआ है वो डिपेंडेंट न रह के सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड रहेगा. उन्हें हम कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर कहेंगे. ओके, जैसे कि आपने एक ब्लॉक को एक जगह से ले जा करके दूसरी जगह रखा, तो अगर आपने इसको अलग अलग किसी भी रास्ते से रखा है, बट हमें यहाँ पे जो वर्क डन देखना है कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर के केस में वो देखना है जो इसका इनिशियल 1 से लेके 2 तक आप ले गया, भले ही आपको किस भी डायरेक्शन से ले गया हो, बट जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उन्हीं पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे. ओके, और दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पे काइनेमेटिकली एडमिसिबल डिफॉर्मेशन. ये वो डिफॉर्मेशन होते हैं जो कि ज्योमेट्रिक बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें बता रखा है हमें कि एक साइड फिक्स्ड है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये फिक्स्ड है तो यहाँ का जो डिफॉर्मेशन होगा वो जीरो होगा. ये होता है ज्योमेट्रिकली बाउंड्री सेटिस्फाइंग द ज्योमेट्रिक बाउंड्री कंडीशन. अगर यहाँ फिक्स दे दिया तो इसका मतलब इसको इतना इसका डिफॉर्मेशन जीरो होगा. उसी तरीके से कहीं का डिफॉर्मेशन हमें कुछ दे रखा तो उस पॉइंट का डिफॉर्मेशन वही होगा, ना कि कोई और होगा. ओके, तो जो हमारे स्ट्रक्चर इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हैं, वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट होती है. वो इक्विलिब्रियम स्टेट वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की एक्सट्रीमम वैल्यूज़ पे होती है, मिनिमम पे होती है या फिर मैक्सिमम पे होती है. और जो इक्विलिब्रियम स्टेट मिनिमम पे होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है. ओके, तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक केस है, ये एक सरफेस है, इस तरीके से कर्व सरफेस है, और ये बॉल यहाँ पे बीच में प्लेस्ड है. ओके, अगर इस बॉल को थोड़ा भी हम मूव करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ी देर में अपनी ओरिजिन कंडीशन में आ जाएगी. तो दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, और यहाँ पे ये इस तरीके से कॉन्वेक्स बेसिकली सरफेस है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ बॉल है, इसको जरा भी प्लेस मूव करेंगे तो ये आगे की तरफ चली जाएगी, कभी भी अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आएगी. इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की के पोजीशन पे है. और एक तीसरा केस है जहाँ पे ये फ्लैट सरफेस पे प्लेस्ड है. इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, बट इससे कम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसका लेवल इनसे कम और इससे ज़्यादा है. ठीक है, तो यहाँ पे इसको जितना मूव करोगे वो वहाँ पे नई स्टेबल स्टेट ले लेगा, तो ये न्यूट्रली स्टेबल है. तो यहाँ पे बेसिकली हम देख सकते हैं जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला केस है वही स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये न्यूट्रली स्टेबल इक्विलिब्रियम है. ओके, तो ये हमने देखा यहाँ पे, और यहाँ देख सकते हैं कि जो एक्सट्रीमम इज अ मिनिमम अगर है तो इक्विलिब्रियम स्टेट इज स्टेबल, ये स्टेबल होगा हमारा. ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी को हम पाई से डिनोट करेंगे यहाँ पे, और बेसिकली इट इज सम ऑफ स्ट्रेन एनर्जी एंड वर्क पोटेंशियल. अब ये क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी? बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी इज अ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, ये स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी जिसको हाफ सिग्मा एप्सिलॉन से हम डिनोट करते हैं स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी को, इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है. ओके, और वर्क पोटेंशियल क्या होता है? वर्क पोटेंशियल होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स. मतलब जो भी एक्सटर्नल फोर्स ने किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया उसका नेगेटिव लेंगे हम. ठीक है, अब फोर्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकते हैं, कुछ सरफेस लोड हो सकते हैं, या फिर पॉइंट लोड हो सकते हैं. तो उनको किस तरीके से हमें वर्क पोटेंशियल में लिखना है, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्स है F, ठीक है, उसके कारण डिफॉर्मेशन हो रहा है U, तो उसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल, सॉरी,
माइनस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल यू ट्रांसपोज, यहाँ पे इसका मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इसको यू को ट्रांसपोज ले लेते हैं इसका, इंटू एफ इंटू डी वी। उसी तरीके से अगर सरफेस ट्रैक्शन कोई फोर्स है तो उसके लिए लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल लेंगे इसके लिए यू ट्रांसपोज इंटू टी जो कि सरफेस ट्रैक्शन फोर्स है इंटू डी एस। डी एस मतलब सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल डी वी ले रहे हैं। ओके, अगर ये पॉइंट लोड है तो इससे क्या करेंगे, इस पॉइंट लोड के कारण जो हमारा डिफॉर्मेशन आया है यू आई, ठीक है, पी आई किसी पर्टिकुलर पॉइंट लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन आया यू आई, उसका ट्रांसपोज लेते हुए जितने भी लोड होंगे पॉइंट लोड उनको सम करेंगे यहाँ पे इंडिविजुअली को, यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम स्ट्रेन एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ इंटू सिग्मा टी एप्सिलॉन। जो सिग्मा टी है बेसिकली ट्रांसपोज है, ताकि इसको मैट्रिक्स में हम लिख पाएँ। ओके, तो इस चीज़ को हम और बेटर तरीके से एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग एलिमेंट हम देखते हैं। तो ये हमारा एक स्प्रिंग एलिमेंट है और यहाँ पे हम इसके एक नोड को हमने फिक्स कर रखा है, दूसरे नोड पे फोर्स एफ लगा रहा है जिसके कारण एक पॉइंट लोड लगाया है हमने, पॉइंट फोर्स लगाया है जिसके कारण एक्स इसका डिफॉर्मेशन है। तो हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हम इसको पाई से डिनोट कर रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी प्लस वर्क पोटेंशियल। अब स्ट्रेन एनर्जी को हम सेपरेटली लिख लेते हैं सबसे पहले। तो स्ट्रेन एनर्जी होता है स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और हमें पता है हाफ इंटू सिग्मा एप्सिलॉन होता है स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। अब इसका सिग्मा और ई को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे। तो सिग्मा पता है अपन को फोर्स अपॉन एरिया, और स्प्रिंग के केस में फोर्स होता है के एक्स, तो केस अपॉन के एक्स अपॉन ए हो गया, और एप्सिलॉन हो गया एक्स बाय एल। ओके, और हमें पता है टोटल वॉल्यूम इसका जो भी रहेगा वो एरिया इंटू लेंथ के बराबर रहेगा। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी हम लिख रहे हैं, तो ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी वॉल्यूम इंटीग्रेशन हाफ, ये हाफ लिख दिया, सिग्मा की जगह हमने के एक्स अपॉन एल लिखा, और एप्सिलॉन की जगह एक्स एल यहाँ पे हमने पुट कर दिया इंटू डी वी कर दिया। अब देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करा तो क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू वी, एरिया इंटू लेंथ को हमने यहाँ पे v लिखा हुआ है। ओके, और ये जो v है वो कांस्टेंट v है, ठीक है, क्योंकि एरिया एक बार इसका स्प्रिंग हमने ले ली तो इसका एरिया और लेंथ कांस्टेंट हो गया। ओके, इनिशियल जो लेंथ होती है, इनिशियल लेंथ इसकी कांस्टेंट हो गई, और इनिशियल एरिया जो है वो भी एक कांस्टेंट था। तो बेसिकली ये जो v है ये इंटीग्रेशन में पार्ट नहीं लेगा, ये v बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि ये किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन ये आया, क्योंकि 1/v/dv का इंटीग्रेशन ln आना चाहिए था, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, इस पूरे पार्ट को बाहर ले लिया, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv हो गया। तो बेसिकली ये आ गया हमारे पास v। ओके, यहाँ इसको पूरे को बाहर ले लिया, और ये जो v था इसको v से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये पार्ट बचेगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमने v को अंदर क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि v एक कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। हमें पता है एरिया और इनिशियल एरिया इनिशियल लेंथ का मल्टीप्लिकेशन है, ये कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन में पार्ट नहीं लेगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली फॉर ए स्प्रिंग एलिमेंट के लिए स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब वर्क पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे दे रखा है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो नेगेटिव एफ एक ही फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स, तो नेगेटिव एफ एक्स आ गया। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गया हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉर अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, फॉर अ मिनिमम एक्सट्रीमम इज एक्सट्रीमम इज मिनिमम देन इक्विलिब्रियम स्टेट इज स्टेबल। ठीक है, अब फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे करेंगे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होता है कि इस पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, उसको इक्वेट करना होगा जीरो से। ठीक है, और उसको अगर डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं हम और उसकी वैल्यू जीरो से ज़्यादा होती है तो हम कह सकते हैं ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे फॉर अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसको। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया और जीरो के इक्वेट किया, तो इससे हमारे पास ये फंक्शन आ गया। तो आप ये देख सकते हैं कि स्प्रिंग के लिए जो हम डायरेक्ट एफ इजिकल टू के एक्स यूज़ करते थे वो इस प्रिंसिपल से भी वही वैल्यू आ रही है, मतलब हम ये प्रिंसिपल सही यूज़ कर रहे हैं।
बट अभी अपन को देखना है कि ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इस बार इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, के आएगा सिर्फ, और के बेसिकली स्टिफनेस कभी भी जीरो या नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो के इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें पता पड़ गया कि ये जो फंक्शन आया है यहाँ पे, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का है। तो ये वाली इक्वेशन हमारी सही आई है। तो एक स्प्रिंग के एलिमेंट के लिए हमने उसकी कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप या एक एल्जेब्रिक इक्वेशन हमने डिराइव कर दी। ठीक है, तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड, ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मुलेशन का एक मेथड है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली एल्जेब्रिक इक्वेशन फॉर्मेट कर लेते हैं फॉर आवर गिवन प्रॉब्लम। ओके, उसी तरीके से अगर यहाँ पे इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और एडवांस किया जाए और एक तरफ को फिक्स ना करके सिर्फ एक फोर्स लगा दिया हमने F1 और U1, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में इस पूरे एलिमेंट के लिए जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी होगी उसकी उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे लिख देंगे हम U2 माइनस U1 स्क्वायर, ये पूरे एलिमेंट के लिए। ओके, ये पूरे एलिमेंट के लिए है। और वर्क पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क पोटेंशियल होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो पहला फोर्स है हमारा F1, तो इसके कारण हो जाएगा वर्क पोटेंशियल हमारा माइनस ऑफ F1 U1, और दूसरे फोर्स के कारण हो जाएगा माइनस ऑफ F2 U2। तो ये पूरी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन आ गई फॉर दिस सिस्टम, पूरे सिस्टम के लिए एल्जेब्रिक इक्वेशन आ गई। अब हमें इसे जितने नोड हैं उतनी इक्वेशन कन्वर्ट करने के लिए हम इस पाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ U1 और U2। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे x1 से डिफ्रेंशिएट किया था, तो इसको एक बार हम U1 से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी, U2 से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन आएगी। तो इन दोनों इक्वेशन से दो अननोन हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने पाई लिख रखा है। सो दिस इज द पाई हाफ के U2 माइनस U1 होल स्क्वायर माइनस F1 F2 माइनस F2 U2। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डी पाई बाई डी यू आई इक्वल टू जीरो करना है हमें। तो ये पाई हमारा आ गया, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया ताकि मैं इसीलिए इसको U2 माइनस U1 होल स्क्वायर को U2 स्क्वायर माइनस 2U1 U2 प्लस U1 स्क्वायर के फॉर्म में मैंने लिख दिया है। अब इसको U1 से डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो U1 से अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये पार्ट तो सारा ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा फॉर दिस इक्वेशन, और यहाँ पे माइनस 2U1 बचेगा। हाँ सॉरी, U1 से कर रहे हैं तो माइनस 2U2 बचेगा, और U1 स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 2U1 आ जाएगा। उसी तरीके से ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे, और बस माइनस F1 बचेगा। तो ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसे, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैंने यहाँ पे किया, तो ये 2 0 इधर चला गया और ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई। ओके, उसी तरीके से इस इक्वेशन को मैं U2 से डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि U1 वाले सारे टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे और U2 वाले टर्म्स बचेंगे, तो हाफ के 2U2 माइनस 2U1। ठीक है, ये यहाँ से 2U1 बचेगा क्योंकि U2 यहाँ पे है, माइनस F2 इजिकल टू जीरो। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो यहाँ पे हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इजीली, और आप इसको देखेंगे तो बेसिकली इसको चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो के U1 माइनस के U2 इज इक्वल टू F1। ओके, ये हो गया पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन अगर मैं U1 को आगे लिखूंगा तो ये माइनस के U1 प्लस के U2 इक्वल टू F2। तो ये देखो, ये वही इक्वेशंस आ रही हैं जो हमने स्टार्टिंग में डायरेक्ट फॉर्मुलेशन में हमने डिराइव करी थी। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास ये मैट्रिक्स, इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाता है के माइनस के U1 U2 F1 F2। तो बेसिकली वही इक्वेशन आ गई है। अब इसे हम आगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसका आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखो, इस एग्जाम्पल में टोटल सबसे पहले हमारे पास कितने एलिमेंट है वो देखना हमें। तो इसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 4 एलिमेंट है। मतलब हमें 4 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, पाई वो होता है
स्ट्रेन एनर्जी प्लस वर्क पोटेंशियल। अब टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी इस पूरे चारों के लिए, तो इंडिविजुअल के लिए हमें पता है इंडिविजुअल के लिए क्या होती है, हमने देखी थी यहाँ पे। इंडिविजुअल के लिए हमने यहाँ पे देखी है, वो है जब दोनों हमें फोर्स और वो दे रखे हैं। ओके, इंडिविजुअल के लिए हमको पता है एक एलिमेंट के लिए हमारा स्ट्रेन एनर्जी हो जाता है हाफ के यू टू माइनस यू वन का होल स्क्वायर। तो उसी केस में पहले के लिए हम लिख देंगे हाफ के वन यू टू माइनस यू वन का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये दोनों जो एलिमेंट हैं, बेसिकली ये दोनों जो एलिमेंट हैं, ये दोनों एलिमेंट का जो डिफॉर्मेशन है वो सेम है। देखो यहाँ पे यू टू और यू थ्री है, ठीक है, यू टू और यू थ्री है। तो इन दोनों के लिए स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला सेम आ जाएगा क्योंकि इनका के भी सेम है और इनका डिफॉर्मेशन भी सेम है। तो इसको मैंने 2 टाइम्स लिख दिया यहाँ पे इन दोनों के लिए, हाफ के टू यू थ्री माइनस यू टू का होल स्क्वायर। ओके, उसी तरीके से तीसरे ये सॉरी फोर्थ एलिमेंट के लिए अलग लिखेंगे क्योंकि इसमें के और यू अलग हैं। तो हाफ के थ्री यू फोर माइनस यू थ्री का होल स्क्वायर। तो ये पूरा टोटल स्ट्रेन एनर्जी लिख दिया हमने इस इस ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, उसी तरीके से टोटल वर्क पोटेंशियल लिखेंगे तो हम मान लेते हैं अभी फिलहाल कि हर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, उसको बाद में हम जीरो कर देंगे। जैसे कि u1 जीरो है, यहाँ पे फिक्स्ड है तो इसको जीरो कर देना है, पर अभी फिलहाल हम इसको रहने देते हैं क्योंकि ये हमारा एक तरह से एक मेथड रहेगा, एक स्टैंडर्डाइज मेथड रहेगा जिसको हम बाद में वैल्यूज जब पुट करेंगे तो अपने आप अनवांटेड चीज़ें रिमूव हो जाएगी। ओके, तो हमारा वर्क पोटेंशियल हो जाएगा माइनस एफ वन यू वन माइनस एफ टू यू टू माइनस एफ थ्री यू थ्री और माइनस एफ फोर यू फोर। तो पाई हम लिख देंगे, दोनों को सम कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को सम कर देंगे। तो ये पूरा हमने पाई लिख दिया एज इट इज़। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डी पाई अपॉन डी यू आई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आई क्या होंगे, आई नोड्स की नंबरिंग है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये चारों को एक एक u1 से पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को तो एक इक्वेशन आएगी। इसी तरीके से u1 u2 u3 u4 चारों से डिफ्रेंशिएट करेंगे, चार इक्वेशन आएगी फॉर दिस फोर अननोन्स। ठीक है, तो हम उसको कैसे करेंगे आगे देखते हैं। तो जैसे देखिए कि यहाँ पे मैंने डी पाई बाई डी यू आई लिखा है। ठीक है, तो u1 से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो इस इक्वेशन को मेरे को पहले ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, और u1 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये अपने आप ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे ये सारों के पास नहीं, तो ये सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से ओपन किया था मैंने, वो यहाँ पे इस तरीके से ओपन किया था और उसकी मैंने निकाली थी वैल्यूज़, सेम वही काम करना है हमें। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये वैल्यू मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई, आप एक बार करके देखिएगा तो अल्टीमेटली आपको ये इक्वेशन मिलेगी के वन यू वन माइनस यू टू इज इक्वल टू एफ वन। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे u1 है नहीं तो ये सारा पार्ट कट हो जाएगा, जहाँ पे u1 है वो पार्ट बचेगा। ओके, तो ये यहाँ पे ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। उसी तरीके से डी पाई बाई डी यू टू हम यूज़ करेंगे दूसरी इक्वेशन। ठीक है, डी यू टू के केस के अंदर टू यहाँ पे भी है और टू यहाँ पे भी है, तो ये दोनों पार्ट रहेंगे, इन दोनों को आपको ओपन करके यूज़ करना पड़ेगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा और ये पार्ट कट जाएंगे, तो F2U2 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे F2U2 F2 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो F2 ही बचेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको AX इंटू बी की फॉर्म में ही इक्वेशन लिखनी है ताकि इजीली उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर पाएँ। ओके, तो हम F हमेशा इधर ले जाते हैं और इस तरीके से K की टर्म्स और U की टर्म्स को लिख लेते हैं। उसी तरीके से हमने सेकेंड वाले को भी लिख दिया और थर्ड वाले को भी डिफ्रेंशिएट करके हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे थर्ड वाले के केस में अगेन आपको यहाँ पे ये नहीं रहेगा और ये दोनों पार्ट्स रहेंगे क्योंकि 3 पॉइंट यहाँ पे भी है u3 और u3 यहाँ पे भी है। ओके, ये u5 नहीं है, ये u3 है। ओके, ये u3 है और सिर्फ फोर्स में एक यही पार्ट बचेगा। उसी तरीके से डी4 की वैल्यू में सिर्फ ये पार्ट रहेगा, बाकी ये सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये पार्ट बचेगा सिर्फ। तो इसको इक्वेट कर दिया चारों को हमने ज़ीरो से, तो हमारे पास ए बी सी डी 4 इक्वेशंस आ गई हैं। चारों इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में, अभी तक आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में ये लिखना आ गया होगा, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं। वैल्यू पुट करने पे हमें पता है कि जो हमारा u1 है वो हमारा ज़ीरो है। ठीक है, ये हमें पता है।
और उसके बाद हमको F2 की वैल्यू पता है, F1 की वैल्यू पता नहीं है अभी फ़िलहाल, और F4 की वैल्यू पता है, F3 की वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, F3 की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी, F1 की वैल्यू भी 0 दे रखी है यहाँ पे। ओके, तो ये पूरा पार्ट F1 भी 0 है और F3 भी 0 है, यहाँ पे मैंने 0 पुट करना भूल गया। तो ये इसको एलिमिनेशन में अप्रोच से हम करेंगे, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे पूरी तरीके से। और जब यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, तो आपका मैट्रिक्स है वो और छोटा हो जाएगा। अब बेसिकली ये मैट्रिक्स बना है, यहाँ पे बेसिकली ये 3 अननोन्स हैं और ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। तो आप इजीली इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा यहाँ पे। और इससे हम बैक सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे। ये गॉस एलिमिनेशन मेथड मैंने कुछ स्टार्टिंग के लेक्चर्स में इसको मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं किस तरीके से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करा गया है। और इससे हमारे पास ये अननोन की वैल्यू आ जाएगी U4, U3 और U2। और हमारा जो रिएक्शन फोर्स है वो भी आ जाएगा KQ-F। तो इसको हम करेंगे इस तरीके से, KQ, इस तरीके से हम पहले वाले जाएंगे, KQ-F करेंगे, Q या U कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे U बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं तो U आएगा। तो इस तरीके से ये हमने एक रिएक्शन फोर्स की वैल्यू भी निकाल दी है। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा लेक्चर। थोड़ा सा फास्ट था बट एक बार आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आपको ये बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, अब अपने आप से इन इक्वेशन को आपको खुद को सोल्व करना होगा। अब जब आप इसको खुद सोल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको एलिमिनेशन अप्रोच का लेक्चर पहले से पढ़ना होगा और साथ में यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो भी आपको देखना होगा। दोनों ही अलग ही मेथड हैं, दोनों ही अलग लेक्चर मैंने बनाए रखे हैं, वो आपको आएंगे तभी आप इजीली इसको समझ पाएंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई फीडबैक है या आपके क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।